हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पैट एग्जाम का नोटिफिकेशन निकल चुका है। साथियों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 से 2025 तक यूपी पैट के जितने भी एग्जाम हुए उसके हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करते हैं। इसे पूछा गया कि पूर्व ऐतिहासिक स्थल कौन सा है जहाँ पर मिट्टी के सतह पर खुर के निशान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मवेशी पाले जाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महागढ़। ठीक है, महागढ़ में मिट्टी की सतह पर खुर के निशान मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मवेशी या पशु पालन किया जाता था। साथियों जो महागढ़ है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यदि हम बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी, साथियों महागढ़ की खोज 1975 से 1976 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1975 से 1976 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। क्या? यहाँ पर पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। साथियों इसके अतिरिक्त यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं, पशुओं के खुर के निशान मिले हैं, बकरी, भेड़, हिरन, जंगली सुअर आदि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिप्स क्या थे। इसे पूछा गया कि जो प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो माइक्रोलिथिप्स थे वो क्या थे। साथियों माइक्रोलिथिप्स हम पत्थरों के औजार को कहते थे। ठीक है, जो पत्थरों के औजार थे उन्हें हम माइक्रोलिथिप्स कहते थे। साथियों इसका संबंध मध्य पाषाण काल से है। ठीक है, माइक्रोलिथिप्स का संबंध मध्य पाषाण काल से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। इससे पूछा गया कि कौन सा पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है हुनासांगी। ठीक है, हुनासांगी है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो हुनासांगी है वह किस समय का स्थल है, तो यह पुरापाषाण कालीन स्थल है। कौन सा है? यह पुरापाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, यदि हम बात करें बुर्जहोम की, तो बुर्जहोम यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो मेहरगढ़ है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ यह बलूचिस्तान में है। कहाँ पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, और चिरांद, ये चिरांद है इस सारण बिहार में है। कहाँ पर है? इस सारण बिहार में स्थित है। ठीक है, इसमें जो चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ ये तीनों स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, जो हुनासांगी है यह पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। इससे पूछा गया कि सेल्ट है जो नवपाषाण कालीन क्या है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों जो सेल्ट थे ये पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी में उपयोग किए जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक उपकरण था। हमारा अगला क्वेश्चन है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। इससे पूछा गया कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को हम पुरापाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पुरापाषाण काल कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि
गर्त आवास या गड्ढा घर के साक्ष्य जो कहाँ से मिले हैं? साथियों, गर्त आवास या गड्ढा घर के साक्ष्य में बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। जो बुर्ज होम है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, यहाँ पर कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया जाता था। किसके साथ? यहाँ पर कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो बुर्ज होम है जो यह नौपाषाण युगीन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन है जो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। साथियों, इसमें जो कामरान मिर्जा है, शाह आलम द्वितीय है और दारा शिकोह है। ठीक है, ये तीनों हैं जो ये मुगल साम्राज्य से संबंधित है, लेकिन जो शेर शाह सूरी है ये मुगल राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, शेर शाह सूरी है सूर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? सूर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, शेर शाह सूरी की जन्म की बात करें कि इसका जन्म कब हुआ था, तो शेर शाह सूरी का जन्म 1442 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसका जन्म 1442 ईस्वी में हुआ था और इसके बचपन का नाम था फरीद खान। क्या था? इसके बचपन का नाम था फरीद खान। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, और इसने दिल्ली में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और यह सूर्य वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन है जो मुगल वंश का नहीं है। साथियों, जो शेर शाह सूरी है यह मुगल वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, और यह सूरी साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यदि हम बात करें हुमायूं, अकबर और कामरान मिर्जा, ठीक है, ये मुगल वंश से संबंधित थे। किससे? ये मुगल वंश से संबंधित थे। साथियों, मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी और बाबर का पुत्र था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। ठीक है, ये मुगल वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, और मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी, जो मुगल वंश से संबंधित नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? इसे पूछा गया कि शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? साथियों, शेर शाह सूरी के द्वारा शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया था। कौन सा? शुद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, यदि हम बात करें इसके वजन की, तो इस सिक्के का वजन 180 ग्राम होता था। ठीक है, और इस सिक्के को हम रुपया कहते थे। क्या कहते थे? जो चांदी का सिक्का था इसे हम रुपया कहते थे। इसने एक सिक्का और चलाया था तांबे का, ठीक है, जिसे हम दाम कहते थे। ठीक है, और इसका वजन 380 ग्राम होता था। कितना? इसका वजन 380 ग्राम होता था। ये दो सिक्के थे जो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाए गए थे, तो इसके जो चांदी का सिक्का था उसे हम रुपया कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इससे पूछा गया कि कन्नौज की लड़ाई है जो कब लड़ी गई थी। साथियों, कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी, और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह सूरी विजय हुए थे, और यह लड़ाई 1540 ईस्वी को लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है। साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, यह लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पूछा गया कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। साथियों, यदि हम बात करें सूर्य की परतों की, तो सूर्य की 3 परतें हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे अंदर की परत है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर की परत को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें मध्य परत को हम वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परत को हम वर्णमंडल कहते हैं और बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इस पूछा गया कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को हम कोरोना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। पूछा गया कि सूर्य की ऊर्जा वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। साथियों, सूर्य की ऊर्जा जो संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। किस क्रिया के द्वारा? संलयन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। पूछा गया कि सूर्य के चमकीले भाग को हम क्या कहते हैं। तो सूर्य के चमकीले भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटो स्फीयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है। पूछा गया कि कितना प्रतिशत है जो महासागरों में संचित है। तो पृथ्वी का कुल लगभग 97% भाग है जो महासागरों में संचित है। कितना? 97% भाग है जो महासागरों में संचित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर महासागर में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो मेडागास्कर है वो किस महासागर में स्थित है। साथियों, जो मेडागास्कर द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस महासागर में है। इससे पूछा गया कि जो काला सागर है जो किस महासागर में स्थित है। तो काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। इससे पूछा गया कि वह कौन सा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ठीक है। तो यह है सारगैसो सागर। ठीक है। सारगैसो सागर के पास भूमि सीमा नहीं है, यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा जलीय निकाय विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें पूछा गया कि कौन सा महासागर है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ठीक है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यदि हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर के उत्तर में है एशिया महाद्वीप। उत्तर में एशिया महाद्वीप। ठीक है। दक्षिण में है अंटार्कटिक महाद्वीप। क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है। और इसके पूरब में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। और पश्चिम में है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है, ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। जो हिंद महासागर है ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। पूछा गया कि महासागरीय परत में कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। तो महासागरीय परत में जो समुद्र के जो गहरे समुद्र का मैदान है, ये सबसे गहरा और चिकना है। ठीक है। समतल और चिकना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से समृद्ध करेंगे? रिंग ऑफ फायर है जो, ये किस महासागर में पाए जाते हैं? साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन SSC CGL Tier 1 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रिंग्स ऑफ फायर है जो किस महासागर में स्थित है। साथियों, जो रिंग्स ऑफ फायर है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है? आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है यह तीनों ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा है। साथियों, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के एक और जिले की, सोनभद्र की, कौन सा? सोनभद्र। ठीक है साथियों, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। ठीक है, सोनभद्र ये 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला है। इसमें है बिहार, ये बिहार से घिरा है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये चारों ओर से 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो ललितपुर है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है? पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में। कहाँ पर? बरेली में पक्षी अनुसंधान एवं संस्थान स्थित है। यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो, और यह किस जिले में स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1937 से 1950 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1937 से 1950 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है जो वह है श्रावस्ती। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़े के उत्पादन के लिए चुना गया? पूछा गया कि एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उत्पादन के लिए कानपुर नगर को चुना गया है। किसको? कानपुर नगर को चुना गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा को अयोध्या में हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।